चलिए आज मेरा मूड कुछ ऐसा है और आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दिस सदाम लेनार्डो कैप, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है फिर भी करो, क्योंकि ज़रूरत है भाई, क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत हो रही है इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर कंटेंट्स देने में, तो ऑब्वियसली आई नीड सम सब्सक्राइबर्स और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हमने लिखा था इज ए कांस्टेंट, और ये जो बना होता है वो किससे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। देखो जब भी मैं शुरू करूंगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें लेक्चर्स रुकेगी, और वो क्या हुआ, ये डिब्बी खत्म। यार लिखता कहाँ हूँ इतना ज़्यादा, तुम तो उतने पढ़ते हो नहीं, वीडियोस में व्यू आती नहीं है, लेकिन इंक जल्दी ख़त्म हो जाता है। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। चलो इंक ख़त्म होता, व्यूअर्स आते तो एक बात भी होती, लेकिन व्यूअर्स का कोई अता पता नहीं है, इंक ख़त्म होती जा रही है। तो बात करें हम टोटल एनर्जी के बारे में, तो ये बनी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एनर्जी से। तो पिछली बार मैंने बताया था कि दिस इज मोर फंडामेंटल, आप किसी भी फिजिक्स में इसे यूज़ कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और ये कहाँ से आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की जो शुरुआत है, जो हमने कहा था, ये कहाँ से आता है, ये आता है, थोड़ी देर रुक जाओ दिख जाएगा, एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू ऑफ एक्स। इस थ्योरम से हम इस चीज को ला सकते हैं कि अगर तुम्हारी फोर्स कंजर्वेटिव है फॉर एनी पाथ, सपोज कोई भी एक पाथ हो जिसमें एंड पॉइंट्स तुम्हें पता है, तो इस पाथ पे पहुंचने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, रास्ते हो सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो डिपेंड, अगर वो कंजर्वेटिव होगा तो ये इंटीग्रल क्या होगा, ये बहुत सारे पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बस डिपेंड करेगा किस पे, ए से बी की तरफ डिपेंड करेगा। और देन इट विल गिव यू सम फंक्शन, तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, माइनस ऑफ यू ऑफ बी से प्लस ऑफ यू ऑफ ए से। बट कुल मिला के जो बात आती है, एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। बट नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, वो पाथ डिपेंडेंट होंगी। और मैंने बताया था एफ डॉट डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज नथिंग बट अ वर्क। तो जैसा कि मैंने बताया आज की वीडियो की शुरुआत में कि हम बात करने वाले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर हम बात करेंगे वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट लाइक योर फ्रिक्शन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम कंस्ट्रेंट फोर्स। कंस्ट्रेंट फोर्स मतलब अगर सपोज के कोई बॉल है, ठीक है, कोई एक सर्कुलर पाथ है और एक बॉल इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो ना इधर आ सकता ना उधर आ सकता, वो बस घूमे जा रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो क्या ये जो पाथ है वो किस पे फोर्स कितनी लगाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तुम रोलर कोस्टर में चढ़े होगे, शायद नहीं चढ़े तो कोई बात नहीं, इमेजिन कर लो चल लिए होगे। तब क्या होता है, रोलर कोस्टर में यूं 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 मूव कर रहे हैं ना, सब कुछ है ना, बट क्या रोलर जो कोस्टर जिसमें बैठा हो तुमने, जिसमें बैठे हो, क्या वो बाहर निकल जाता है क्या, नहीं, वो किसी एक ट्रैक पे होता है। वो जो ट्रैक है उस पर फोर्स कितनी लगेगी ये बताओ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब रेल की जो पटरी है वो क्या करती है, रेल क्या छोड़ के भाग जाता है पटरी को, नहीं, उसी पटरी पे चलता है ना। तो ये बताओ कि वो जो कंस्टेंट फोर्स है उसमें फोर्स लगा रहेगी बिकॉज ऑफ पटरी, वो कितनी होगी। मीन्स कि क्या जो पटरी है वो रेल पे कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वी वांट टू सी द वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट फोर्सेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंस्टेंट फोर्सेस। तो ये जो तीन चीजें हैं आज हम बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। वर्क डन बिकॉज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नॉट, इट ए कंस्टेंट फोर्स, इसे कंजर्वेटिव मत समझना, बिकॉज मैंने पहली बात किया फोर्स अगर कंजर्वेटिव होगी तो तुम्हें ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। और फिर हम देखेंगे भी किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मे बी एफ इज इक्वल टू 1/r² के बारे में, मे बी एफ इज इक्वल टू 1/r के बारे में, और फिर देखेंगे क्या क्या मजा आता है हमें उसमें। पहले हम इससे बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी धीमी से। देखा जाए तो ये एफ डॉट डी एक्स जो होती है वो होती है मेरी माइनस ऑफ यू एक्स, है ना। तो अगर मेरे को फोर्स पता होगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यू एक्स मिल जाएगा। बट किसी तरह से मुझे फोर्स पता नहीं है, देयर मे बी सिस्टम। पिछली बार मैंने बताया था कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन है वो डिफरेंट फिजिक्स में अप्लाई होता है, तो डिफरेंट फिजिक्स की डिफरेंट फोर्सेस होंगी। व्हाट डू यू नो अबाउट what kind of forces is applied on some liquid। मैं भी बात करूं हमें एटॉमिक वर्ल्ड की, किस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं, पता है क्या, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो फोर्सेस हमें पता नहीं है,
देन वी हैव टू फाइंड, देन हाउ विल यू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी? तुम कहोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है मेरे दोस्त। तुम देखो ये इंटीग्रल है, ये नॉन इंटीग्रल है, इसका आंसर दे रहा है ये। और तुम्हें पता है कि इंटीग्रल जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, 1 बाय डेरिवेटिव। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, डेरिवेटिव के। तो तुम सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि f इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये तुम लिख सकते हो सीधे। बट मैं ये कहूँगा f ऑफ x, मैं ये कहूँगा कि अच्छा ये जो आया यहाँ से यहाँ तक, अच्छा क्या चीज़ हो सकती है, क्या मैथमेटिक्स है कि आप बोल रहे हो इससे, क्या कोई कंसिस्टेंट वे में हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स? क्यों इसे कंसिस्टेंट वे में मैं प्रूफ करना चाहता हूँ? बड़ा सिंपल आइडिया है, बिकॉज ये जो टेक्निक जिसकी वजह से मैं प्रूफ करूँगा इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो जेईई में आते हैं या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुम्हारा एक पार्टिकल है जो कहीं x पे है, उसे तुमने मूव कराया x प्लस डेल्टा x पे, मतलब कि बड़ी छोटी सी मूवमेंट हुई डेल्टा x, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई कितनी की हुई, डेल्टा x की। तो चलो भाई, मैंने कहा x और x प्लस डेल्टा x, तो ये जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, ये हो रहा है x प्लस डेल्टा x एंड प्लस x, इस तरह का फंक्शन आएगा। अब मैं ये जो कहूंगा कि ये जो चीज तुम्हें मिलेगा वो बहुत छोटा सा मिलेगा, और ये मैं कहूंगा क्या, माइनस ऑफ डेल यू कह दिया, चलो ठीक है, डेल यू ऑफ एक्स। ये चेंज बता रहा है तुम्हें, वो क्या बता रहा है, माइनस ऑफ डेल यू ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, एक फंक्शन में एक्स के जगह पे ये पुट कर दो, एक्स की जगह पे ये पुट कर दो। अब तुम्हें पता है तो भैया ये जो एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है, वो क्या है, ये तो फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है, किस, सॉरी फंक्शन जो डिपेंड कर रहा है किस पे, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये छोटे सा मूवमेंट है डेल्टा एक्स, वो इतना छोटा है कि सपोज कि तुम्हारा अर्थ है और ये तुम्हारा सरफेस है, डेट इज योर आर डिस्टेंस पे, मैं बस बिल्कुल हल्का सा, यानी कि जो आर है, आर के बाद मैं क्या 0.0 आर, इतना सा डिस्टेंस पे गया, तो क्या होगा, कोई फोर्स पे चेंज आएगी, नहीं आएगी, ज्यादा चेंज नहीं आएगी। तो मैं ये अस्यूम करता हूं कि अप्रोक्सीमेट करता हूं मैं कि एफ ऑफ एक्स जो है, अप्रोक्सीमेट करूंगा वैसे, भाई ये तो इंप्लाइज हो गया, अप्रोक्सीमेट करता हूं मैं ऐसे, तो ये उतने से छोटे से डिस्टेंस के लिए ज्यादा चेंज नहीं होगी, वेरी नहीं करेगी। तो dx इंटीग्रल में क्या बैठा दूंगा मैं, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो ये हो गई आपकी छोटी सी बातें। तो यहां पर देख लिया ना, एफ एक्स लिमिट बैठा देंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये जो है अप्रोक्सीमेट मैंने किया, तो डेल यू में लिख सकता हूं माइनस डेल यू ऑफ एक्स इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स इनटू ये कैंसिल एंड देन डेल्टा एक्स। अगर मैं ये मान लूं कि जो चेंज हो रही है, पुट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑल्सो। तो जब ये लिमिट बहुत छोटी हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, तब मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यहाँ बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो होगी वो क्या होगी मेरी, माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो यही राज था। अगर मेरे को फोर्स पता नहीं है बट मेरे को पोटेंशियल पता है किसी वे से, देन आई कैन कैलकुलेट व्हाट इज द फोर्स। समझ आई बात या समझ नहीं आई बात? तो अगर मुझे फोर्स पता है तो मैं निकाल सकता हूं पोटेंशियल, एंड इफ आई नो समहाउ द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, देन आई कैन इजीली फिगर आउट व्हाट इज योर फोर्स। और एक मजे की बात यह है कि पोटेंशियल आपकी जो भी फॉर्म में हो, क्योंकि मेरे को पता है फोर्स हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। जनरली अब तक जो हम देखते आ रहे हैं उसमें तो पॉजिटिव दिखा। Therefore, we have described in f dot dx is equal to minus of ux। ये राज था नेगेटिव होने का पोटेंशियल एनर्जी का। चलो यहां तक बात ठीक है। अब हम कुछ पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जल्दी जल्दी मिटाओ वरना बोर हो जाएगी लेक्चर। Let us try to understand in a very fantastic way how to calculate potential for some forces. For an example, we are in a surface of the earth. अब ये तुम बना लो अर्थ, ये सरफेस है। अब हम छोटे से यहाँ पर एक बॉल फेंका, तो क्या कंसिडर करते हैं हम कि फोर्स क्या लग रही है मेरी, mg लग रही है डाउनवर्ड्स। तो mg लगा दो और इस पे तो कुछ नहीं आता, नाउ dx। तो मैं समझ लो यहाँ 0 से अगर हाइट h की तरफ जाए तब क्या होगा,
तब क्या होगा माइनस एम जी इंटू एच। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ फ्री फॉल, ये जो बॉल जाएगा ऊपर तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें, एम जी इंटू एच। तभी हम अगर कोई बॉल गिराते हैं हम कंसिडर करते हैं एट सम हाइट इट्स नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट फॉर एनी बॉल एनी ऑब्जेक्ट, द स्टोर्ड एनर्जी इज नथिंग बट एम जी एच। नहीं कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा इसी चीज को मैं कहीं और से देख लेता हूं तब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो अर्थ की जो ग्रेविटी है या फिर जो डिस्टेंस है वो क्या आर है, मे बी एक सर्टेन हाइट पे चले गई तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम बना लिए आर प्लस एच। तो ये वाला भी थोड़ा देख लेते हैं, तो इस पे करने से क्या होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आर है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये अर्थ हमारी है जिसकी रेडियस क्या है, बड़की आर, और अब यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंका एम जी एच, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो मेरे को पता है बाय डिफॉल्ट कि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है जी एम, माना कि इसका मास क्या है, एम है, इस छोटे से पटकुन्नू का मास क्या है, एम है, ओवर क्या निकलेगा, आर स्क्वायर निकलेगा यहां से यहां तक। बट जो कुल डिस्टेंस है वो कितनी है, आर प्लस एच स्क्वायर। ओहो इतनी आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये मान लेता हूं कि जो r और r प्लस एच का जो खेल है उसे हम सम करते हैं किससे, r से, डेट इज r, है ना, कर सकते हैं ना जी, अरे बोलिए ना कुछ। हाँ आर स्क्वायर से कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये जो वेरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, रेडियली कर रहा है, तो एक हमने ले लिया डी आर। अब ये जो r है वो तो बड़ी आपकी कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ तो ना बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, जो भी वेरिएशन आएगी वो इसी में आने वाली है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी भला कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए बड़ी सिंपल चीज है, ये लिख दीजिए जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हम कहां से ले रहे थे, यहां से ले रहे थे ना, 0 से लेकर आर प्लस एच तक। या आप निकालोगे किससे, आर प्लस, अब 0 से लेकर आर प्लस एच तक निकालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो भी देख लेते हैं क्या सही होता है निकालना। चलो भाई ठीक है, जी एम एम क्या होगा यहाँ पर, जी एम एम ये तो आपकी कांस्टेंट हो गई, आर स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या देगा मुझे, -1 बाई आर, तो माइनस माइनस क्या हो गई, ये प्लस हो गई, और हम पुट करेंगे लिमिट आर प्लस एच। अब जरा देखना ध्यान से, एक लिमिट में आ रही है 0, एक में लिमिट में आ रही है 1 आर प्लस एच। तो समस्या स्टार्ट होती है यहीं से, जब ये आपका फोर्स होता है 1 बाई आर, ठीक है, और आप लगाते हो लिमिट क्या, सीधे 0, तो 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो ऑब्वियसली ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट बिकम्स टू मच इन्फिनिट, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही उसकी ओरिजिन पे जा रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी का चक्कर को छोड़ के हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि चलो भाई ठीक है, तुम इस यहां से लेकर यहां तक बढ़ो। हम इसे बाद में कैलकुलेट करेंगे कि अंदर में किस तरह से वेरी कर रहा है, पर हमारी जो कैलकुलेशंस में आई वो ये आई कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो बड़ी समस्या है 0 टू आर प्लस एच में। तो मैं क्या करूंगा कि इस चीज को लेके नहीं जाऊंगा और सीधा सीधा मैं ये करूंगा कि चलो भाई सरफेस में जाएंगे और फिर यहां से यहां तक है। लेकिन उससे पहले तुम्हें पास क्या आया, u ऑफ r इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, सॉरी प्लस जी एम एम बाई आर। ये जी एम एम बाई आर क्या बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी। तो जब भी तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी आएगा वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो सीधे दिस फॉर्मूला। समटाइम्स इट बिकम्स नेगेटिव। व्हाई इट बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव लगेगा क्योंकि फोर्स आपको इनवर्ट की तरफ लगेगा, तो ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशनल, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू सम आइडिया। अगर फोर्स मेरा इस नेचर का है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इस नेचर की आएगी। अब जब अगर पुट करेंगे लिमिट, यहां से 0 से अगर हम स्टार्ट करें पुट करना लिमिट में, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि जब 1 बाई आर प्लस एच तो ठीक है, लेकिन ज्यों ही मैंने
पुट किया, क्या पुट किया मैंने, ये 0, 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। समाधान क्या होगा? समाधान बड़ा आसान है। समाधान बड़ा आसान किया है कि आपने जो ये 0 लिया है ना, इसे कहते हैं हम जनरली रेफरेंस पॉइंट। और आप रेफरेंस पॉइंट को कहीं भी चूज कर सकते हो, बिकॉज ये जो है ux है, ये नेगेटिव है दो पॉइंट्स के बीच का। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इट्स कैन डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। कितना वर्क डन लगाओगे, कितना तुम्हें वर्क करना पड़ेगा किसी फोर्स को एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि भाई मैं r से ले लूंगा। ठीक है, ये भी अच्छा है, आप देख लीजिए r से अगर आपका बनता है तो 1/r + h - 1/r। तो ये मेरी अच्छी खासी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब तुम कहोगे कि भाई सॉल्व करके दिखाओ। क्या ड्रामा है यार, सॉल्व भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेता हूँ फिर सॉल्व। तो अगर आप मेरे को बोल रहे हो सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, GMM बाय तो कुछ नहीं है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 1/r कॉमन लूंगा, तो h/r आ गई मेरी, -1/r। तो एक तो अच्छा काम क्या हुआ कि जो मेरा r था वो मैं निकाल लूंगा, r बचेगा क्या, 1 + h/r -1। अब एक फन की बात बताऊं, वो सांप वाला फन नहीं, ये वाला फन, ठीक है ना। इधर उधर भाग मत जाना वीडियो छोड़ के, कोई सांप नहीं आने वाला है तुम्हें डसने के लिए। तो नागिन डांस बंद करो और यहाँ ध्यान दो। बात किया है कि ये जो अर्थ है ना वो बहुत ही बड़ा है। r = क्या होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, 6400 किलोमीटर्स। और जब तुम कोई बॉल फेंकते हो ना, वो बिल्कुल कुछ ही नहीं, मे बी चलो ठीक है एक बॉल फेंक दिया, बहुत खा लिया तुमने, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर फेंकते हो। तो 1 किलोमीटर इज नथिंग इन कंपैरिजन टू दिस वन। जो तुम्हारी जो एरोप्लेन उड़ती है ना, वो भी हम लिखते हैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है। उसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो मे बी आई थिंक 10-15 किलोमीटर ऊपर जाते हैं बस, वो भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उछलो मत, समझे, वरना करंट लग जाएगा। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो h/r आएगा वो हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, किससे, 1 से होगी। एक फॉर्मूला आता है, सपोज के 1 + x⁴ n, और शर्त ये है कि x हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए 1 के। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखना। 1 + x⁴n, x इज स्मॉलर देन 1 ऑलवेज। तब क्या होगा, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तब हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, 1 + nx × n - n/1 2 फैक्टोरियल × x²। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम 1/2 है और यहाँ 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, 1/4। इसकी वैल्यू आएगी 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 0.25। तो बताओ इन दोनों में से कौन बड़ी है, ऑब्वियसली 0.5 बड़ी है। तो अगर मेरी x 1 से छोटी है तो अगर मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो मैं इसे अप्रोक्सीमेट करूंगा और बोलूंगा कि जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स है मेरे को वो लेना नहीं है, मुझे बस फर्स्ट ऑर्डर टर्म तक चाहिए। तो 1 + nx होता है, और n इज योर नथिंग बट पावर, एक्सपोनेंट। हाँ, बहुत हो गई बातें, चलो कर ले थोड़ा सा मुलाकातें, और हम इसे लिख सकते हैं 1/h/r। अब तुम कहोगे मुझे हो क्या गया है आज, कुछ नहीं भाई, पढ़ाने का ट्रेंड चेंज नहीं किया है मैंने, मैं पढ़ाऊंगा उसी बोरिंग अंदाज में ही। आज एक बस फ्रेंड से बात हो गई मेरी, मज़ा आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो उसी मूड में तुम्हें पढ़ाया जाए। तो 1 + h/r, तो 1 + nx था, n इज माई -1, तो 1 - h/r -1, कट कैंसल। तो यहाँ पे आ गई मेरी GMM/r × -h/r। देखा, माइनस आ गया ना। मैंने क्या कहा था कि ux इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, अगर अच्छे से तुम यूज करोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। तो यहाँ देखो GMM/r² × h, एक बड़ा ब्यूटीफुल आंसर बन गया। अब तुम कहोगे कि यार फ्री फॉल में तो हम यूज करते हैं किसको, फ्री फॉल में तो हम लिखते हैं सिर्फ mgh या फिर mg यूज करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लगाते हैं तो mg है, जैसे मैंने पहले निकाला। अब ये घनचक्कर कैसा आ गया, GMM/r² × h। भाई घनचक्कर नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज होती क्या है, GMM/r²।
ये फॉर्मूला होता है अर्थ की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ये अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है सेम एक्सीलरेशन से। तो ये तेरे को दिख गया जी एम, सॉरी ओनली सिंगल एम होगा, जी एम, ये एम है वहां से फॉर द अर्थ, जी एम बाई आर स्क्वायर क्या मुझे देगा माइनस जी, ये जो एम है सिंगल एम बच गया, डेट इज योर एच। तो यू ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी एच। अब एक मजे की बात है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर की तरफ लगती है, तो कभी कभी लोग ये भी लिखते हैं जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग, तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये देखो लोगों के मानने पे बात है, कभी माइनस कभी प्लस कुछ भी हो सकता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो ये क्लियर होगा कि नेगेटिव लेना है पॉजिटिव लेना है, ये हम उस चैप्टर में क्लियर करेंगे बड़ी बेहतरीन तरीके से। तो जब मोटे तौर पे जो आइडिया था किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फोर्स, वो आपको दिख गया होगा आई थिंक। और आपको मैंने बता दिया कि जब लिमिट बैठाएंगे तो ऐसे लिमिट को पुट करना है जैसे कहीं इन्फिनिट ना आ जाए, कहीं डाइवर्जेंस ना आता है। जैसे 1/0 होगा ना, उसे हम कहते हैं इट गॉट ब्लोन अप, ओके, द फिजिक्स गॉट ब्लोन अप। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर। सो इन फिजिक्स वी रियली हेट इन्फिनिटीज। अगर ये फॉर्मूले में आ जाए, कोई डेरिवेशन में आ जाए, अगर हमें कोई फाइनाइट आंसर चाहिए, सो डेट्स वाई वी रियली केयर अबाउट ऑल दिस थिंग। बट पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक अच्छा सा बात ये है कि आप जहां भी इन्फिनिटी आ रहा है उसे अवॉइड कर दो, ठीक है। जहां 1/0 का फॉर्म है उसे अवॉइड कर दो, कुछ और ले लो, ट्रिक यूज कर लो, तुम्हें बिल्कुल सही आंसर मिल जाएंगे। चिंता करने की कोई विषय है नहीं इसमें, तो ये याद रखना बस। चलो ये हो गई मोटे तौर पे पोटेंशियल की बात। और जब भी हम बात करते हैं, चाहे आप कूलम पोटेंशियल ले लो, कूलम पोटेंशियल में जो है देखो जी एम एम क्या था, एफ इज इक्वल टू क्या था मैंने बोला जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये देखो ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर ना बेकार सा चीज है, जी एम एम को मान लो ए बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो फोर्स जो हो गई तुम्हारी 1/r स्क्वायर की हो गई। अगर तुम इसी कूलम फोर्स में निकाल लो, मे बी अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म करोगे तो यहाँ क्या आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। जनरली इनका कोई मेरे को काम नहीं है, मैं लिख दिया इसको b बाई आर स्क्वायर। तो बाकी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गई। तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जिस तरह से मैंने सेम निकाला वैसी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, बस चीजें वही है। तो इसीलिए इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स very easily in gravity, then it is way easier in electricity and magnetism. बस थोड़ी बहुत जो करेक्शंस हैं वो करनी पड़ती है, then it's all okay। वहाँ पे एक डिपेंड ये होती है कि तुम्हें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उसमें रिपल्सन होते हैं, उसमें अट्रैक्टनेस होते हैं, बट ये जो ग्रेविटी वो अट्रैक्टिव फोर्स ये हमेशा चिपकाते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं हम, अगर हमने पोटेंशियल की बात की तो एक अच्छी पोटेंशियल की खास बात ये आती है कि अगर तुमने कोई एक स्प्रिंग तुमने लिया और एक ब्लॉक है तुम्हारे पास, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। तो स्प्रिंग का जैसे ग्रेविटी का कांस्टेंट होता है, उसी तरह से स्प्रिंग की भी एक कांस्टेंट होती है, दैट इज की। स्प्रिंग की एक नेचर होती है कि आप जैसी मास को खींचते हो ना, इस तरफ अगर सपोज कोई खींचा एक्स डिस्टेंस पे खींचा, तो ये क्या करेगा, इस पे एक एनर्जी स्टोर होनी शुरू करती है। ये बोले जैसे ही तुमने मास को छोड़ा वैसे खींच दिया। अगर जब मास यहां था तो कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, मजेदार था ये। जैसे ही मैंने खींच दिया ये इसमें भौकाल मच गया। अब भौकाल मचना था कि ये भाई एनर्जाइज्ड हो गया, तुमने छोड़ा ये भन इस तरफ आएगा, फिर ये एक्स डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस है वो इस तरफ आएगा, फिर इसे स्क्वीज करेगा, फिर इस पे भौकाल मचेगा, फिर ये उसको बोलेगा तू रिपेल करेगा, फिर ये उधर जाएगा। फ्रिक्शन ना होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन कहेंगे। तो ये मास क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, यानी अपने ही पोजीशंस को, चेंज इन पोजीशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। मतलब कि ये कोई सर्कल में घूम रहा है, सर्कल तो नहीं है, बट द थिंग इज दैट इट्स एज इफ इट्स मूविंग इन अ सर्कल, हमेशा सेम पॉइंट पे। तो भाई इस पे फोर्स कौन सा लगता है, तो इस पे जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज काइंड ऑफ, तुमने इस तरफ खींचा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिया तो फोर्स अंदर की तरफ लगा, मतलब ये चाहेगा कि मैं खींचूं। अगर ये अंदर की तरफ गया तो ये बोला तू बाहर जा। तो ये जो फोर्स है ना भैया, बड़ा ही अजीब फोर्स है,
F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के एक्स क्या है? इट्स नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन सब की? बड़ी सिंपल, एफ डॉट डी एक्स माइनस माइनस प्लस के इंटू एक्स, कर दो 0 टू एक्स डी एक्स, तो क्या होगा? के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? के एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर तुम्हें बोलेगा कि बहुत सारे मासेस हैं और वो स्प्रिंग की तरह अटैच है, ये मास हुआ स्प्रिंग, ये मास हुआ स्प्रिंग, ये मास हुआ स्प्रिंग, ये मास हुआ स्प्रिंग, इसमें में भी एम है, एम है, एम है, एम है, के। तो देखो ये सब मास स्प्रिंग से अटैच है। अब तुम्हें बोलेगा कि इसकी ऑसिलेशन निकालो, ये किस तरह से ऑसिलेट करेंगे, कितना एनर्जी स्टोर्ड है, या इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इसे हम कहते हैं मॉडलिंग। जैसे कि मैंने बताया था ना, क्रिस्टल में सारे एटम्स क्या होते हैं? एक ही क्रिस्टलाइन होते हैं, मीन्स कि एक पैटर्न होता है उनका। तो मैंने बोला था कि वहाँ फोर्स कैलकुलेट करना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो लोगों ने क्या किया, एक एनालाइज किया कि मे बी जो ये पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है, एक स्प्रिंग फॉर्म में होती है। इन पे जो पोटेंशियल लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स में लग रहा है। अगर दो एटम पास आएंगे रिपेल होगा, दूर जाएंगे तो फिर पास आएंगे अट्रैक्ट होगा। और फिर उसके लिए तुम्हें क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर तुम्हें इसमें पोटेंशियल लिखना आसान है, क्यों? के एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स क्या था कि ये मास कितना दूर जा रहा है, एक्स डिस्टेंस जा रहा है। तो उसी तरह से मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि देखो इस मास को मैंने क्या किया, थोड़ा इधर घसकाया, तो ये थोड़ा इलोंगेट होगा, तो इनके बीच क्या होगा, पोजीशन बढ़ेगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, फिर इस पे क्या आएगा। तो अगर मैंने इसे r डिस्टेंस लिया तो r-1 ये कंप्रेस हुआ। इस वजह से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फिगर आउट करते हैं, और फिर वहां से हम कैलकुलेट करते हैं किससे? F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स से, कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है। दिस इज द आइडिया ऑफ होल प्रोसेस। हमें अननोन फिजिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे पास कुछ चीजें नोन है और हम चाहते हैं कि चलो भाई ठीक है, उसमें बहुत सारे एटम्स लगा दो और ये एस्यूम करो कि उसमें स्प्रिंग टाइप फोर्स लग रहा है, तब क्या चीजें होंगी। इसीलिए हमने डिराइव किया था टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, एंड ऑल्सो वी हैव डिराइव्ड दिस F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। वहां मेरे को फोर्स का पता नहीं है कुछ, वहां जो मुझे हेल्प किया क्या, वो दिस पोटेंशियल हेल्प किया। इसीलिए मैंने एम्फसाइज किया था वी नीड टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तुम्हें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होती है और फोर्स स्प्रिंग में कितना लगता है। इसके बारे में भी हम विस्तार रूप से जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अरे बात करते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, बाहर में जाए ये पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट फोर्स की। किस फोर्स की? कंस्ट्रेंट फोर्स। कंस्ट्रेंट फोर्स क्या होता है? रोलर कोस्टर में बैठे हुए हो, चल रहा है गाड़ी, तो ये बताओ वो पटरी कितनी फोर्स लगा रही है। तो कोई पटरी पे तुम बैठे हुए हो, हा 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 करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तब क्या होता है, तुम्हें पता है एक सरफेस पे गाड़ी होती है, तो जो फोर्स होता है वो नॉर्मल फोर्स लगेगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? अलोंग द ट्रैक होती है। नहीं, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? अलोंग द ट्रैक होती है। तो डिस्प्लेस कहाँ करता है? वो अलोंग द ट्रैक करता है। तो इसकी जो वेलोसिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन पे होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो नॉर्मल फोर्स लगाता है पटरी, वो क्या होता है? इसके डिस्प्लेसमेंट और यूं कहें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, एंड दिस नॉर्मल जो लगाएगा पटरी वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब हम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क 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 बेबी माय वर्क 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 वर्क, ये जो वर्क आएगी वो क्या होगी? ये क्या होती है? चलो भाई 3D में लिखते हैं ना हम, F डॉट डी आर, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, F इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। ऑब्वियसली ये क्या देगा मुझे? चलो मैं लिखता हूँ F डी आर में भी ये नॉर्मल फोर्स n हैट है और डिस्प्लेसमेंट में भी x हैट है। n डैश इज परपेंडिकुलर टू x हैट, therefore this work because of constraint is equal to 0। जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होती हैं वो कोई वर्क नहीं करती। समझ में आई बात? तो एक
बात बा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी सर्कल पे, तो क्या चीजें होंगी, वहां सर्कल अगर तुमने बना दिया तो ये जो पाथ है उस पर कोई फोर्स, कोई वर्क नहीं करेगा। उस पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी उसके डिस्प्लेसमेंट के। जैसी परपेंडिकुलर होगी, जो वर्क बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट इज नथिंग बट जीरो। तो अब तुम्हारे पास एनालाइज करना है क्या, फ्रिक्शन नहीं होगी तो बस पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैलकुलेट करो और उसकी देख लो कि पाथ वो कैसे चेंज कर रहा है, देन इट्स ओवर। तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कंस्टेंट फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जेईई में कुछ सवाल पूछते होंगे, 1 या 2 सवाल, दैट्स ऑल। बट इन हायर फिजिक्स इट इज टू मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंस्टेंट फोर्सेस। बहुत ही छोटी टॉपिक थी। अब हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। हैशटैग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आर यू कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग की बात कर रहा हूँ। खुले माइंड का हो, पता नहीं, कमेंट कर देना। तो वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने क्या कहा था नॉन कंजर्वेशन के बारे में, ए से अगर बी को आना है, देर आर सेवरल पाथ्स, और ये भाई साहब डिपेंड करते हैं इनकी फोर्स। भाई तू कौन सा पाथ चूज कर रहा है मेरे को बता दे, क्योंकि अगर तू बोलेगा कि मैं इस पाथ से जाऊंगा, इस पाथ से जाऊंगा, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंट होगी। प्रॉपर्टीज नहीं होगी डिफरेंट तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई फ्रिक्शन तो लगेगा ना। अब देख, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैं फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा, तेरी मैं घिसाई ज़्यादा करूंगा, तो इस स्ट्रेट लाइन से आएगा, तेरी घिसाई कम होगी, तो जितना कर्व जाएगा मेरी घिसाई उतनी अच्छी होगी, मज़ा मेरे को आएगा। फ्रिक्शन भाई साहब मत पूछ, बड़ा दंगल फोर्स है भाई, बहुत दंगल कराता है ये। चल ठीक है, दंगल को करते हैं साइड। और ये रही मेरी मास, ये रहा फ्रिक्शन जो एंटी नेशनल बोलेंगे, हट कोई पॉलिटिक्स चल रही है यार, और ये एंटी फिजिक्स बोलते हैं ना, एक चीज़ निकालते हैं एंटी फिजिक्स। ये रही mg, इधर को जाएगा एक्सेलरेशन, जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चों को 12 में, हैं दिस इज योर थीटा, और दिस इज योर mg cos थीटा, दिस इज योर mg sin थीटा, यू नो, ऐसे तो पढ़ाते हैं, है ना। तो जो फोर्स हो रही है वो कैसे हो रही है, वो जो एक्सेलरेशन के विरुद्ध काम कर रही है ना। तो फोर्स तेरे की इधर लग गई, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज F डॉट dx। ये जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एंटी डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन। तो हम क्या करेंगे, लिखा देंगे यहां माइनस। अब मुझे पता है कि नेगेटिव ऑफ म्यू एन dx, म्यू एन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, mg cos थीटा। अब देखो ये जो F डॉट dx है वो क्या है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये मत समझना कि नॉर्मल फोर्स तो यहां है तो मैं लगा दूंगा इनटू dx, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जीरो है ना भैया ना, ध्यान रखना ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज एंटी डायरेक्शन इन द मोशन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर, मोशन इधर हो रही है, तो कितना एंगल बनाएगा 180 का। इसीलिए cos ऑफ 180 कितना होता है, cos ऑफ पाई इज नथिंग बट -1। तो cos ऑफ पाई -1 की वजह से क्या आया, यहाँ नेगेटिव आया। उसको मैंने भाषा में चेंज करके बताया कि ये एंटी मोशन है भाई, इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। बाकी बात ये है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री बना रहा है, देयरफॉर दैट इज cos पाई। समझे, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल, अक्सर यही काम करता है। तो म्यू mg cos थीटा इंटू dx, अब थीटा चेंज तो ना होने वाला है, माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू dx। तो इन सब को बाहर निकाल दो, dx इज इक्वल टू जो हाइट है या जो लेंथ है वो निकाल दो, दैट इज h, या मे बी ये लेंथ l है तो माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू l। दिस इज द वर्क डन बाय दिस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब तुम बोलोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल है, फालतू में क्या ड्रामा है। हाँ, ड्रामा कुछ नहीं है, बाकी बात ये है कभी कभी क्या होती है कि डिस्टेंस के साथ हमारी फ्रिक्शन भी चेंज होती रहती है। वो चेंज कब होगा, जब हम यूं लिख देंगे, है ना। चलिए जनाब, अरे भैया आप बोलोगे कि यार एक खान सर मैंने देखा यूट्यूब में, है ना, कि वो बड़ा मज़ा आता है यार, वो पटना वाले खान सर है, ठीक है ना, कभी उसे बताना, मैं वीडियो उसकी देखता हूँ। इधर मुझे वो पता नहीं कैसे, वो मैंने एक्चुअली मैं 12 वाले वीडियोस देखता तो हूँ नहीं, ओके।
तो मैं अभी सर्च कर रहा था कौन कैसे पढ़ाता नहीं पढ़ाता है, तो अल्टीमेटली उसका भी आ गया, तो बड़ा मज़ा आया। बंदा बता रहा है, बड़ी बड़ी तगड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन करता है वो, कभी देखना तुमसे, मज़ा आएगा। तो जनरली मेरा ये स्टाइल नहीं है, ऑब्वियसली आई डोंट लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट या वट एवर इट इज़। ओके, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स। मे भी तुम्हें मज़ा आएगा, मुझे तो मज़ा आ रहा है मजाक नहीं कर रहा, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ इंटरेक्शन कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। लोगों को चेंज करना चाहिए ऑब्वियसली, जो चीज़ वर्क कर रहा है, कुछ डिफरेंट स्टाइल्स, आई लाइक इट। इट्स मोर लाइक कन्वर्सेशन, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, कुछ कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा मजा आनी चाहिए। क्या बोरिंग की बकवास की, आई एम दिस एंड दिस whatever this is, down in our cab and just do subscribe and all these things, just boring. Yeah, just come on, man. I'm not a Deadpool here, okay? You're gonna be Deadpool in a minute. If I'm gonna tell you that, this mu of x is your path dependent. For an example, it's varying with this x. What does this mean? अरे यार, ये जो mu है ना, वो क्या कर रही है, तुम्हारे डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। नॉर्मल तो नॉर्मल है भाई, हर जगह वही लगेगा। तब क्या होगा, तब ये मजा आएगा, तब तुम्हें कोई फॉर्म दिया हुआ रहेगा, मे बी म्यू एक्स इज इक्वल टू समथिंग म्यू नॉट एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स इसको बढ़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मे बी दिस डिपेंड्स ऑन, चलो कर देते हैं वेलोसिटी या डी एक्स बाई डी टी। चलो ठीक है, जो मन कर रहा है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रॉब्लम्स दी हुई रहेगी वैसे कर लो, क्योंकि तुम्हें जेई के लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और मैं ये थोड़ा फन पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो मैंने कवर कर चुका पहले, तो दैट्स वाई आई एम जस्ट डूइंग ऑल दिस। एक्सेलरेट करो, मज़ेदार। अच्छा, बात करते हैं हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो चलो कहीं ना कहीं बात होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ये तो बड़ी सिंपल चीज़ है, यानी कोई इससे ज़्यादा भाव देता नहीं है फिजिक्स की दुनिया में ना, हम भाव देते नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर बाहर में तो क्या है, एक ही चीज़ तो है, मास है, वेलोसिटी बढ़ेगी। स्पेशल रिलेटिविटी लेके जब आते हो तुम, तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन कहाँ है तुम्हारी वेलोसिटी की, अगर मे भी तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो या परपेंडिकुलर जा रहे हो, अगर एक्स की दिशा में तुम हो और तुम्हारा फ्रेम एक्स की दिशा में मूव कर रहा है, फ्रेंड बात समझ लो सेम ही है, तब इसमें कुछ बदलाव होगा। अगर तुम यहाँ हो, कोई बंदा जा रहा है रॉकेट लेके सीधे ऊपर, तो बदलाव क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इट। बट जहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हो यहाँ क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो है डिपेंड करता है ये डिस्टेंस एक्स पे, हाफ एम वी स्क्वायर। अरे यार, एम एक्स स्क्वायर हट की एक्स स्क्वायर है ना। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने किसका लिखा, ये मैंने लिखा कि एक स्प्रिंग है और ये मास लगी हुई है इससे, ठीक। अब मैंने तुम्हें एक और बेहतरीन सा एग्जांपल दे दिया। क्रिस्टल्स में जब हम स्टडी करते हैं तो हम एस्यूम कर लेते हैं एटम्स दे आर कनेक्टेड विद सम स्प्रिंग्स। ऑब्वियसली नहीं है कनेक्टेड उस स्प्रिंग्स के साथ, हम मॉडल करते हैं समझने के लिए कि अच्छा क्या क्या चीजें हो सकती है अगर ऐसे जुड़े हुए हो। तो यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें ग्राफ बनाने आता है? नहीं आता है तो भाई बहुत सारे वो कैलकुलेटर्स मिलते हैं, उससे देख लेना ग्राफ कैसे बनती है। u ऑफ x इज x। इंटरेस्टिंग बात देखो, मैं बता रहा हूं कि u x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो u x क्या कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है ना। तो अगर तुम्हारा ये मास है, उसमें तुम कुछ x वेरी करो तो क्या करेगा, वो ऑसिलेशन करने लगता है। तो इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। और मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम इज कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास कोई होगी 5 जूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है। अब आपकी जो वेरी करेगी क्या करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अगर देखो कि इस स्प्रिंग के साथ क्या होता है, अगर ये स्प्रिंग को तुमने x1 डिस्टेंस तक खींचा तो क्या करेगा, वो इलोंगेट होगा, उसके बाद वहां छोड़ दो, यहां तक लाके छोड़ दो, तब क्या होगा, वो वहां से सीधे भागेगा, सेम इस मीन पोजीशन पर आएगा और फिर ये कंप्रेस होकर फिर क्या आएगा, मे बी x2 में आएगा। तो इस पे जो टोटल एनर्जी कितनी होगी, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये एनर्जी जितनी है उतनी होगी। यहां आने के बाद क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो होगी, यानी जैसे पहले मिनिमम स्टेट में था, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और यहां पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, स्प्रिंग की बड़ी ज्यादा हो जाएगी।
ये चीज कुछ ना कुछ वही दिखा रहा है। जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो भी एनर्जी इसमें स्टोर हुआ वो मेरे खींचने के साथ हुआ, और मे भी जो इस पे स्टोर पूरा एनर्जी हुआ वो 5 जूल हुआ। तो ये जूल जो है वो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो तो चेंज ना हो रही भाई। बट ये मास क्या होगा कि जब भी एक्स पे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये यहां लगभग मोमेंटरी रुक जाएगा। बट पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की ज्यादा होने की वजह से वो इसे खींचेगा और फिर ये मिनिमम पोजीशन के होते हुए फिर ये अंदर की तरफ आएगा और एक पोजीशन पे फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फिर ढकेलेगा इस तरफ। तो ये कहता है कि भाई साहब अगर इस तरह के पोटेंशियल में तुम अगर कोई मास को रख दो तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स। देखा यहां आने के बाद क्या हुआ, फिर टर्न हो गया। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट्स। अब यहां मजे की बात यह है कि जो पोटेंशियल एनर्जी था मैंने एक्स के साथ देखा, और जो भी मैं अभी बोल रहा हूं फालतू वाली बातें वो तुम इस ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी की पहले ग्राफ बना लो और फिर ये देखो कि सिस्टम का टोटल एनर्जी है वो क्या है। अगर ये सिस्टम इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी रखता है तो यहां देखो 2 जगह कट कर रहा है, मीन्स इट हैज 2 टर्निंग पॉइंट्स जो यहां मुझे दिख रहा है। और ये टर्निंग पॉइंट्स क्या बोलता है कि अगर तुमने कोई मास यहां रखा तो इट एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, E माइनस यू। E माइनस यू बोल रहा है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन है। और ये बोलता है ये कि ये जो है मास m, ये किसी भी तरह से इस पूरे पोटेंशियल को, मतलब यहां से वो उधर तो जा ही नहीं पाएगा जब तक कि तुम इसे खींच के और दूर न कर दो। जैसे दूर करोगे वैसे क्या होगा, ये अप हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। मतलब बट के कुछ भी तुम कर लो, टोटल एनर्जी बढ़ा लोगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां खिसक जाएगा। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम यहां से यहां खींचे तो ये इसके अंदर ही ऑसिलेट करता रहेगा। इसमें कहीं से भी दम नहीं है कि वो क्या करेगा, इस पॉइंट को यानी कि द टर्निंग पॉइंट को वो क्रॉस करके उस तरफ चले जाए। इट हैज नो कैपेबिलिटी। और भाई साहब आपके पास अगर फ्रिक्शन आ गई तो एक बार अगर तुमने यहां से छोड़ दिया तो यहां जाते 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 पहले यहां आएगा, फिर यहां जाते जाते फिर कभी यहां आएगा, ये आएगा यहां 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 यहां, धीरे धीरे यहां ऑसिलेट करते करते ये रुक जाएगा, मिनिमम पोजीशन पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एंड देन धीरे धीरे यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। That is the dealing with this kind of potentials। और इस तरह के जो पोटेंशियल्स हैं हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में लगाते हैं, प्लस हम और भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी को हम बना सकते हैं। सपोज कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से होती है, कुछ नेगेटिव टाइप की होती है, U of x is x, और ये दिखाता है पोटेंशियल एनर्जी किसकी, न्यूक्लियस की दिखाती है, न्यूक्लियस ये एटम्स की। कि अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉन को ले गए न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होगा, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बट एक डिस्टेंस के बाद क्या होगा, वो फिर रिपेल करना शुरू कर देगा। यहां अगर तुम्हारी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम है और एक बहुत तेज वाले इलेक्ट्रॉन को, बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को तुम हमला कर दोगे उससे, तो क्या करेगा, वो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। इसका मतलब ये होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कम होती है, तुमने उस पर मारा हाइड्रोजन एटम को, तो वो क्या होगा, कम एनर्जी की वजह से वो उसके अंदर आ जाएगा, बाउंड स्टेट में आ जाएगा। दैट इज द फंडा ऑफ दिस थिंग। तो इस तरह की चीजों को हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। कब तुम्हें ये टर्निंग पॉइंट, इसे कहते हैं बाउंड स्टेट। अब देखो इसमें कोई बाउंड स्टेट नहीं था, मीन्स इलेक्ट्रॉन आएगा वो लेके चले जाएगा, बट अगर तुमने कोई एनर्जी यहां रखी तो वो बंदा, वो जो इलेक्ट्रॉन कोई आएगा वो कैद हो जाएगा। अब वो उसको ऑर्बिट में नाचने लगेगा, देयर विल बी सम टर्निंग पॉइंट, अब उस ऑर्बिट पे क्या होगा, वो मूव करता रहेगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत गहरी है। वी डोंट केयर अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए जिस पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू, दैट्स इनफ। यू नो व्हाट इज द यू, व्हाट इज द शेप ऑफ यू, एंड देन यू नो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। एंड टर्निंग पॉइंट आर द दोज पॉइंट फ्रॉम वेयर द मास विल अगेन रिटर्न। उसके बाद वो जा नहीं सकता ऊपर। That is the classical idea of these phenomena, and I think it's
टू मच इम्पॉर्टेंट एंड इट्स टू ईजी। और एक चीज़ मैं बता दूं जो मैंने शायद भूल गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताने के लिए, वीडियो तो लंबी तो नहीं हो गई ना? अरे अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्ट आया होगा थोड़ा, कुछ नया है तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेट इज टू मच इम्पॉर्टेंट कि F इज इक्वल टू मैंने लिखा था माइनस du/dx लिखा था ना जी, है Fx मैंने लिखा था du/dx। कभी कभी क्या होता है, ये मैंने लिखा वन डायमेंशन पे, और कभी कभी क्या जनरली हम यूज करते हैं 3 डायमेंशन को, तो एक्स वाई जेड सब आता है। अब तुम बोलोगे एक्स वाई जेड को हम जब आएगा लिखेंगे तो ऑब्वियसली से हम लिखेंगे किस में, वेक्टर के फॉर्म में। अब तुम कहोगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तो एनर्जी है, हैं वो तो एनर्जी हो गई, ये तो वेक्टर फॉर्म में नहीं होती, वेक्टर फॉर्म में फोर्स है, ये एनर्जी पोटेंशियल, ये एनर्जी जो है मेरा वो किस में है, U ऑफ R में लिख देता हूं इसे। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी किस में है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी सेम तो नहीं होती। और R का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, एक्स वाई जेड तीनों चीज इसमें है। तब हम क्या करेंगे, इसे वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसे वेक्टर बनाने के लिए हम लिखेंगे जो नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। अब मैं लिखेंगे एक्स हैट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, यहां था। अब हम इसे d/dx तो इसे कहते हैं पूर्ण चेंज, अब हम इसे पार्शियल में बदल देंगे, del/del(x) इसका नाम है। ये d/dx था, नाउ वी आर ऑपरेटिंग विद del/del(x). चेंज इन x डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन ऑफ x इन x डायरेक्शन, प्लस y हैट अगेन dy प्लस z हैट dz। अब देखो ये x हैट आ गया, y हैट आ गया, z हैट आ गया, डायरेक्शन आ गया, ये मैग्नीट्यूड है। अब तुम्हें बता देगा क्या, FR बता देगा। तो इस जो पूरी क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ग्रेडियंट। एंड ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम लिखते हैं किस दर्शाते हैं, इससे। इसका नाम होता है नेबुला। क्या नाम है इसका, नेबुला। यह उल्टा ट्रायंगल, ये उल्टा सीधा होता है क्या ट्रायंगल, मुझे पता नहीं, बताते ना यार। तो ये उल्टा ट्रायंगल हो गया, जिसे हम उल्टा डेल्टा हो गया, इसे हम कहते हैं नेबुला नाम से। ओके, तो ये जो ग्रेडियंट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर, d/dx एक ऑपरेटर हुआ, तो उसको मैंने चेंज किया del/del(x), del/del(y), अब इसकी मैं खासियत बताता हूं, क्या खासियत है इसकी। तो जो u ऑफ r है वो क्या होगा, मे बी x y z अगर आ गया तो del/del(x) अगर हम ऑपरेट करेंगे इस पे x y z पे, तो खास बात क्या होती है, जो नीचे है जिस पैरामीटर से ये वेरी हो रहा है सिर्फ वही पैरामीटर पे ये ऑपरेट करेगा, बाकी सब इंडिपेंडेंट है। मीन्स ये करेगा कि y z तू रह जा del/del(x) इंटू एक्स। सिमिलरली del/del(y) अगर को मैं यहां लेके आऊं x y z पर, तो ये देगा मुझे x तू रह जा, z तू रह जा, del/del(y) ऑफ y। ये इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नीट में भी 1 2 नंबर 3 नंबर में ऐसा वही सेम जो भी नंबर्स हैं उसमें आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज टू मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज योर ग्रेडियंट ऑपरेटर, and in 3D it looks like this one, and gradient is a kind of vector quantity which operates on scalar। स्केलर में देख के वो क्या देगा, मुझे वेक्टर देगा। तो वेक्टर हमेशा वेक्टर के इक्वल होता है, एंड दिस इज द आइडिया ऑफ इक्वेटिंग दिस।